हेलो स्टूडेंट्स, भानु गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी की कुछ बात कर रहे थे और मैंने आपको मॉलिक्यूलिटी के बारे में कुछ बताया था। मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलिटी जो है, मॉलिक्यूलिटी डिफाइन नहीं होती है। ईयरफोन अगर यूज कर रहे हो तो एक ही साइड से आवाज आएगी, दोनों से नहीं आएगी। पहले भी बता चुका हूं मैं, ये बात एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो अब यहां पर उसी में मैं एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। मॉलिक्यूलिटी के लिए मैंने कहा था केवल एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए ही डिफाइंड होती है और मॉलिक्यूलिटी जो है बेसिकली हम कहते हैं दो तरह से, या तो मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सिंपल सा आप उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर दो रिएक्टेंट्स के, और दूसरी डेफिनेशन जो दी थी कि पर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वह उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी हो जाएगी। अब जब कोलाइड कर रहे हैं तो कोई आधा मॉलिक्यूल तो कोलाइड कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स मॉलिक्यूलिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती। इसके साथ मैंने एक अच्छा सा पॉइंट आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। बानू यहीं रहो। चलिए, तो आई थिंक नाउ आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल टू यू। ओके, तो मैं बात कर रहा था मॉलिक्यूलरिटी की, और मॉलिक्यूलरिटी के लिए मैंने कहा था कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, वो है मॉलिक्यूलरिटी। तो वो कभी भी फ्रैक्शनल, जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड थिंग, यहां से आपको ये एलिमेंट्री रिएक्शन को समझना है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या बताती है बेसिकली, कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। दैट मीन्स ए का एक और बी का एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट P बना रहे हैं, इसमें कोई और इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको 2A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू 2B लिख देते हो, अब आप इसे एलिमेंट्री नहीं बोल सकते हो, तो क्या इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गई? नहीं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। फिर हम इसे सिंपली क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड। इसे सिंपली हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे। फर्स्ट थिंग, एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, बिकॉज एक एलिमेंट्री रिएक्शन ये कह रही है इसका एक और इसका एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। अगर किसी का भी कोफिशिएंट फ्रैक्शनल हुआ तो दैट मीन्स किसी का एक और किसी का हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। राइट नाउ यहां पर लास्ट में, यानी पॉइंट जो है ये मॉलिक्यूलिटी के लिए मैंने बताया। अब एक स्टेटमेंट जो है, जनरली हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी को कंपेयर करते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी को हम कंपेयर करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर सिंपली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जो रेट लो हम फाइंड आउट करते हैं, उस रेट लो से हमें ऑर्डर पता चलता है।
ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, और जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जिनका ऑर्डर डिफाइन ही नहीं होता है, ऑर्डर डिफाइन ही नहीं होता है क्योंकि वो रेट लो के अकॉर्डिंग आता है। हर जगह आप ऑर्डर डिफाइन कर सको ये जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है कि ऑर्डर 2.5 है तो सर क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं। ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल टर्म है ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, बट एलिमेंट्री रिएक्शंस अगर है तो मॉलिक्यूलरिटी का कोई यूज है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में कुछ यूज है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में उसका भी कोई यूज नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम इनको हर जगह यूज करना चाहते हैं। हमारी आदत क्या होती है, एक टर्म अगर हमें कहीं पता चल गई मॉलिक्यूलरिटी तो हम उसको हर जगह यूज करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो सकता, हर जगह वो यूज नहीं की जा सकती। गॉट माई पॉइंट? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यस, हो सकता है भाई, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिएक्टेंट की एक्टिविटी को और कम कर देते हैं, तो उनका ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। देन यहां पर अब एक स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो कि गलत है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो गलत है। दैट स्टेटमेंट इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ आरडीएस, जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आरडीएस के ऑर्डर के बराबर हुआ, आरडीएस के ऑर्डर के बराबर हुआ तो आरडीएस क्या होती है, एलिमेंट्री। आरडीएस अगर एलिमेंट्री है तो उसका ऑर्डर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर भी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। दैट मीन्स कभी भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो वो स्टेटमेंट गलत है, उसको अवॉइड करिए। वापस से मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में पढ़ना, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये उसमें 3rd नंबर का एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर कुछ कमेंट है, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ दे रखा होगा, दैट्स इट, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, रेट लॉ दे रखा होगा। आदित्य कुमार जी, मैं यहाँ पर काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझे काइनेटिक्स के क्वेश्चन पूछे, कोई और पूछे और मैं पढ़ाते पढ़ाते उन सबका जवाब दे पाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना? अच्छा ठीक है, तो प्लीज़ पहले काइनेटिक्स की ही हम बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, collision theory of reaction, collision theory of reaction। सो फार इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन था वो प्योरली एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड था। एक रिएक्शन का जो रेट लो है वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन की रेट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, बी पर करेगी या नहीं करेगी, ए की पावर क्या होगी, बी की पावर क्या होगी, ये सब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे थे, फिर इसको इंटीग्रेट कर हमने किया है। तो प्योरली जो चैप्टर है अभी तक वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या हम किसी रिएक्शन की रेट थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकाल सकते क्या? यानी बिना ऑन पेपर हम चेक करना चाहते हैं कि इस रिएक्शन की रेट ए की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगी, बी की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगी, ये हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज इंट्रोड्यूस की गई, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन फैक्ट तो यह है कि आज भी हमारे पास ऐसी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है जो हमें यह बता दे कि हाँ इस रिएक्शन की रेट इस तरह से वेरी करेगी। थ्योरीज है बहुत सारी, बट उनके परफेक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते। तो इनमें जो बहुत सारी थ्योरीज है उनमें से एक थ्योरी हमारे सिलेबस में है, दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कह सकते हो कि ये जितनी भी थ्योरीज है उसमें से ये सिंपलेस्ट है। हाँ, लेकिन ये कितनी सिंपल है वो अभी पता चलेगा हमें कि ये कितनी सिंपल। अगेन मैं बता दूं, इस थ्योरी के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी रिएक्शन की रेट को थियोरेटिकली फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए,
क्या क्या हमें पता होना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगेन कह सकते हो कि वो कैसे पता चलेगा, वो एक अलग पार्ट है, और सही पूछो तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल अभी ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमें पता करना, वो फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होगा, वो इतना आसान नहीं है। तो हम मेनली ये डिस्कस करेंगे अगर क्या क्या पता चल जाए तो हम एक रिएक्शन की रेट को थियोरेटिकली फाइंड आउट कर सकते। तो देखिए क्या है ये कोलिजन थ्योरी, देखते हैं। तो देखिए इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, H2 + I2, ये रिएक्ट करके हमें पता है क्या बनाते हैं, HI। लेकिन अगर मैं एक कंटेनर में हाइड्रोजन और दूसरे कंटेनर में आयोडीन डाल देता हूँ, एक कंटेनर में हाइड्रोजन और दूसरे कंटेनर में आयोडीन डाल देता हूँ, अलग अलग कंटेनर है, तो क्या HI बन जाएगा? नहीं बनेगा, HI तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप H2 और I2 को एक ही कंटेनर में डाल देते हो तो HI बनता है। ऐसा क्या हो गया? एक ही कंटेनर में डालने पर क्यों बन रहा है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि H2 और I2 एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। कांटेक्ट में आने को ही हम क्या बोलते हैं? कोलाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कोलिजन थ्योरी का। यानी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने चाहिए, राइट? तो यहां पर लिखो एक लाइन, टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स reactant molecules must collide with each other। भाई आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, मैं इतना मल्टीटास्कर नहीं हूं कि मैं पढ़ा भी लूं, आप लोगों के कमेंट पढ़ भी लूं और उसके साथ में कमेंट्स भी कर दूं। इतने मल्टी टैलेंटेड नहीं हूं, इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो एक टाइम पर या तो मैं काइनेटिक्स पढ़ा पाऊंगा या आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊंगा ना। तो शायद मुझे लगता है कि अभी मुझे ये पढ़ा लेना चाहिए, तो वही मैं कर रहा हूं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, यानी उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए। अब यहां पर चाहो तो ये दिमाग में ये रिएक्शन माइंड में रखो, इसको मैं ए से इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये यहां पर क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है पर सेकंड कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, पर सेकंड कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कह सकते हो यानी जो रेट है पर सेकंड कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो कह सकते हो कि वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। और यही हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। इसी के लिए टर्म यूज होती कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसका एक फॉर्मूला भी है ZAB। ये ZAB ये क्या बताता है आपको, पर सेकंड, वैसे पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, ये पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ए और बी के बीच में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ए और बी के बीच में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। हो सकता है आप में से बहुतों को फॉर्मूला नहीं पता हो, बट √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज n स्टार A, जस्ट n स्टार U रिलेटिव। खैर अभी इसकी जरूरत नहीं है, हल्का सा मैं बता देता हूं। इस सिग्मा को बोला जाता है कोलिजन डायमीटर, ये रिलेटिव स्पीड है। n स्टार A बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम, n स्टार B नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम। ये अभी बस आप लिख लीजिए अलग से, आपको अभी इस पर फोकस नहीं करना है। ये ZAB ये क्या बताता है,
जेड ए बी आपको क्या बता रहा है, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ए और बी के बीच में कितने कॉलिजन हो रहे हैं। तो अब जब हमने ये कहा कि अगर प्रोडक्ट बनना है तो ए और बी के बीच में कॉलिजन होना चाहिए, तो बड़ा सिंपल है, जितना ए और बी के बीच में कॉलिजन होंगे पर सेकंड उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर सेकंड उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेट क्या होगी, जितने कॉलिजन पर सेकंड हो रहे हैं, यानी इतने कॉलिजन पर सेकंड हो रहे हैं तो यही रेट है। लेकिन अब हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर सिंपल सा केस ले लेता हूं, 1 मोल H2 और 1 मोल I2 लिया और इस फॉर्मूले से पर सेकंड नंबर ऑफ कॉलिजन्स निकाले, पर सेकंड नंबर ऑफ कॉलिजन्स निकाले, सिग्मा कॉलिजन डायमीटर। पर सेकंड नंबर ऑफ कॉलिजन्स हमने निकाले कि पर सेकंड कितने कॉलिजन्स होते हैं, ठीक है, वो वैल्यू आ गई। और फिर हमने एक्सपेरिमेंटली रेट भी मेजर की, ये तो पर सेकंड तो कॉलिजन हमने इस फॉर्मूले से निकाले, और फिर हमने देखा कि पर सेकंड कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जो एक्चुअल रेट है वो इस रेट से बहुत कम है, यानी एक्चुअल रेट जो है वो इस रेट से बहुत कम है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा ये फॉर्मूला गलत है, क्या हमारा ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि इतने प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं, इतने प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब या तो हमारा ये फॉर्मूला गलत है, तो फॉर्मूला तो गलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने कोलिजन हो रहे हैं उतने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, यानी हर एक कोलिजन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिसके कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ऐसे कोलिजन को कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन, यानी हर एक कोलिजन के कारण रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उनमें से कुछ ही कोलिजन ऐसे होते हैं जिसके कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो लिखिए यहां पर एक लाइन, rate of reaction calculated above, rate of reaction calculated above was found to be much higher than the experimental rate, therefore it was concluded that इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, every collision does not form products, only few collisions results in product formation, and are called effective collision, are called effective collisions. Next line, for a collision to be effective, following two conditions must be fulfilled. फर्स्ट वन, इन्हें कंडीशंस भी हम बोलते हैं और बैरियर भी बोलते हैं, तो एनर्जी बैरियर,
एनर्जी वेरियर क्या है ये वो मैं समझा रहा हूं। तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी के बहुत सारे कर्व्स प्लॉट किए हुए, कि बहुत सारे हमने कर्व प्लॉट किए हैं वाई एक्सिस पर। नॉर्मली तो हम एनर्जी लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सही में यहाँ वाई एक्सिस पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कर्व हमें प्लॉट करना है, इसको थोड़ा समझते हैं। सोचो H2 और I2 कंबाइन होकर HI में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप मान लीजिए रिएक्शन जो है 500 केल्विन पर होती है, 500 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाती है। अभी टेम्परेचर है 300 केल्विन, एक कंटेनर में आपने 1 मोल H2 डाला, 1 मोल I2 डाला, अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे टेम्परेचर 300 से फिर 400, 450 करते ही 500 आ गया। क्वेश्चन पहला तो है कि क्या जैसे ही टेम्परेचर 500 होगा H2 और I2 सारे रिएक्ट करके HI में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। जब टेम्परेचर आपने 500 केल्विन कर दिया तो अब आप कह सकते हो कि रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन आपका काम क्या था, टेम्परेचर 500 केल्विन करना, उसके लिए आपने एनर्जी दी, हीट दी, टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया, टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया, और अब आप साइड में आके बैठ गए, आपने टेम्परेचर सेट कर दिया। अच्छी तरह से सुनना, तभी समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये कि टेम्परेचर आपने 500 केल्विन कर दिया, अभी तो कंटेनर में जैसे ही आपने 500 किया, टेम्परेचर अभी भी कंटेनर में H2 और I2 ही है, अब वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। अब आप कोई हीट नहीं दे रहे हो, आपका काम हो गया, टेम्परेचर आपने 500 केल्विन कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है H2 और I2 से अगर HI बनना है तो उसके लिए पहले HH और II बॉन्ड टूटना चाहिए, HH और II बॉन्ड टूटना चाहिए, और उससे फिर HI बनेगा। आपको जितनी एनर्जी देनी थी आप दे चुके हो, अब तो आप साइड में आ गए, टेम्परेचर 500 सेट कर दिया आपने, अब आप साइड में आके बैठ गए, अब आप एनर्जी दे नहीं रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो HH और II बॉन्ड जो टूटेगा उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी, उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी? समझ रहे हो मेरी बात? उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी? बहुत सारे अजीबोगरीब से आंसर मेरे पास आते हैं, सर कोलिजन के थ्रू एनर्जी आएगी। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, एक सिस्टम के अंदर है ना, एनर्जी केवल दो ही फॉर्म में होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, और बाकी बहुत सारे नाम है, लेकिन मूवमेंट मोशन के कारण जो भी एनर्जी है वो सब काइनेटिक एनर्जी, फोर्स के कारण जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो एक सिस्टम के अंदर एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, जब भी एक बॉन्ड टूटता है, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन था, वो दूर दूर जा रहे हैं, तो ये कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जब भी दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है, आप उन्हें दूर दूर करो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये डस्टर जो है वो मैं अर्थ की सरफेस से दूर लेके जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। किसी फोर्स के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। तो यहां पर अब मुझे सब कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल की टर्म में अगर बात करनी है, आपने क्या किया, और आप आई थिंक सबको पता है एक स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट बहुत जगह पहले भी आ चुका होगा, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह ये यूज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो मैं आपको बता दूं, इतनी देर जो आपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी दी, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। बॉन्ड नहीं टूटे अभी तक, बॉन्ड नहीं टूटे। अब मेरा क्वेश्चन ये कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, अब कंटेनर में H2 और I2 वो भी डेफिनेटली ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे, लेकिन हमें तो HI बनाना है ना। अब क्या करें? और HI बनाने के लिए HH का बॉन्ड टूटना चाहिए। अब HH का बॉन्ड टूटना चाहिए, मतलब बॉन्ड टूट रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। वो कहां से आएगी? तो मैं बताता हूं किस तरह से सोचना है। होता क्या, जब एक H2 और एक I2 का मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो जब एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं तो इनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं यार। अब टूटने के लिए एनर्जी कहां से आएगी?
तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी में से एनर्जी निकालते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में से एनर्जी निकालते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी बॉन्ड को तोड़ने में उसको यूज करते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जब बॉन्ड पूरे टूट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो मैक्सिमम लेवल पर चली गई। अब HH अलग हो गया, II अलग हो गया। अब जब H और I के बीच में वापस से बॉन्ड बनने लगता है तो यस वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम होती है। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, बॉन्ड टूट गए, वापस बॉन्ड बन रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो पहले हमें इन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा। बॉन्ड्स को तोड़ना है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़नी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़नी चाहिए। इतनी एनर्जी कहां से आएगी, काइनेटिक एनर्जी से आनी चाहिए। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बढ़ रही है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। इवन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की भी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की भी होती है। रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, वापस प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की हो गई। तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो पहले इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से आ रही है तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यानी के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, किसके बराबर, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, एक कंटेनर के अंदर हर एक मॉलिक्यूल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? नहीं, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो वेरी करती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर वो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उनके पास मिनिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। यानी वही मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। इनफैक्ट एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी आप लिखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी की minimum kinetic energy which must be possessed by reactants to form products. बहुतों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, ये कौन सी एनर्जी? बहुतों को ये नहीं समझ में आता। तो क्लियर कर दूं, ये है काइनेटिक एनर्जी है जो कि किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पहली चीज एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो समझ में आना चाहिए। क्यों ये जरूरी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना क्यों जरूरी है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये जो कर्व आया उसमें से 2-3 पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूं। ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी के बीच का कर्व है। ये इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़नी चाहिए। तो ये जो टोटल एनर्जी जो यहां पर आ रही है इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां पर जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है और ट्रांजिशन स्टेट भी बोली जाती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक और स्टेटमेंट हम यहां पर देते हैं, या तो ये बोलो कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए,
या फिर टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। यस, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। राइट नाउ जो कर्व मैंने बनाया उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो कह सकते हो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का कर्व है। एंडोथर्मिक भी हो सकती है रिएक्शन और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, डिफाइन सबके लिए होगा। और ये दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बता दी, इससे रिलेटेड टर्म्स जो थी वो बता दी, बट मेरा मेन पर्पस क्या था, जो आपको बताना कि काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, और प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अगेन एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम ही दे रखा, वो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अगेन वो डायग्राम जो है वो मैक्सवेल की कोलिजन थ्योरी से आता है। मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि अगर एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसी रेंज ऑफ स्पीड के बीच में या रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 से 200 किलो जूल होगी, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 200 से 300 किलो जूल होगी। ये मैक्सवेल ने बताया। क्या है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये एक कर्व यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो आप, ई से लिख देता हूं मैं इसको, ई से, बट हाँ दिस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर मैं लिख तो रहा हूं डी एन अपॉन एन। शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अब डिटेल में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर। एक्स और वाई एक्सिस, बस ये देखिए एक्स एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस पर एक टर्म मैंने लिखी है एन, जहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डी एन अपॉन एन को बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब इस कर्व का छोटा सा आइडिया मैं देता हूं। कोई भी जो कर्व होता है, ये मेरा y है और ये मेरा x है, तो जो एरिया होता है, एरिया इज व्हाट, y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या हो गई, और y और d, ये तो y, तो ये d कैंसिल आउट हो जाता, तो यहां पर क्या बचता है, dn अपॉन n। यहां पर कुछ भी लिमिट लगा सकते हो, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं E1 से लेके E2। तो ये क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन E1 टू E2। यानी ये जो एरिया है, लेट्स से ये E1 है, ये E2 है, तो ये जो एरिया है वो आपको क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन E1 से E2। यानी इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी E1 से E2 के बीच में होगी। नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी फ्रैक्शन आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर भी पता चल जाएगा। थोड़ी लैंग्वेज देखिए, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी सुन रहा होगा ये, तो ये सब आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन फैक्ट यही है जो मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये कर एनसीईआरटी के अंदर है और इस पर बहुत सारे जेई एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, आप जेई एडवांस देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अच्छी तरह से थ्योरी पता होगी तभी समझ में आएगा। तो इसका एरिया, यानी अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछता हूं
इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, ये 100, ये 200 और ये यहाँ पर लेट से 300। तो बताओ 100 से 200 और 200 से 300 किसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे? तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, तो वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो कह सकता हूं 200 से 300 ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू 100 से 200। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 आगे बढ़ाते जाओगे तो फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। लेकिन हमें कौन से फ्रैक्शन से मतलब है? जिसकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। मान लेते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ईए के बराबर। तो ये जितना भी एरिया है ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। हमें ये फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन अगर कोलाइड करेगा तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये फ्रैक्शन अगर कोलाइड करेगा तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अब ये फ्रैक्शन कैसे निकालना है? तो उसके लिए इस मैक्सवेल की इक्वेशन है जिसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको करना नहीं है, बट हाँ इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद रखना है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये एक्सप्रेशन आता है e की पावर माइनस EA बाय RT। e की पावर माइनस EA बाय RT ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having kinetic energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी, और ये कितना आया? e की पावर माइनस EA बाय RT। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? तो अगर ये फ्रैक्शन पता है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, और एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो ये फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है। तो ये याद रखना, ये स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? जो हम रेट फाइंड आउट कर रहे थे वो किसके इक्वेट कर रहे थे? जितने कॉलिजन्स हो रहे हैं। लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स के पास तो अब उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो केवल कितनों के पास है? e की पावर माइनस EA बाय RT, इतने फ्रैक्शन ही है। तो आप उस ZAB को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? e की पावर माइनस EA बाय RT से, क्योंकि इतने ही कॉलिजन्स जो होंगे वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, बाकी के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो एक बैरियर हमें पता चला जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी बैरियर, और उसके अकॉर्डिंग एक टर्म हमारे पास आ गई e की पावर माइनस EA बाय RT, जिसको हमें ZAB से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है नाउ, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा, अभी भी इससे आंसर नहीं आएगा। ये एक बैरियर हमने डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं सेकंड बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बीच में हो सकता है कि मिस हो गया हो। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि NO2 के मॉलिक्यूल जब कोलाइड करके N2O4 बनाते हैं तो एक जो नया बॉन्ड बनता है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। अब मान लीजिए दो NO2 के मॉलिक्यूल है जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, और वो कोलाइड कर रहे हैं। बट एक कोलिजन हो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एंड के बीच में, और दूसरा हो रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड के बीच में। तो सिंस बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनना है, तो अगर ये कोलिजन हो भी रहा है तो इससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, इससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोलिजन होना चाहिए, इसे कहा जाता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी एक और कंडीशन यहां पर आ गई कि एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। बट क्या यहां पर ऐसा लगता है दो ही ओरिएंटेशन है जैसे बस मैंने बोर्ड पे बनाया? नहीं, और सारे ओरिएंटेशन पे भी कोलिजन हो सकता है। हेड ऑन हो ये जरूरी नहीं है, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री बहुत सारे कोलिजन हो सकते हैं। तो क्या एक ही उनमें से प्रॉपर होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं।
2 डिग्री पे भी हो सकता है बॉन्ड बन जाए, रिएक्शन हो जाए, 3 डिग्री पर भी हो सकता है रिएक्शन हो जाए। तो कह सकते हो इसमें से बहुत सारे ओरिएंटेशंस ऐसे होंगे जो कि प्रॉपर होंगे, बहुत सारे इम्प्रॉपर भी होंगे। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा। आप कह सकते हो सर ये हम कैसे फाइंड आउट करें? तो यही चीज मैंने आपसे पहले कही थी कि इस चैप्टर राइट नाउ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें पता करना होगा। कैसे पता करना होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम रेट को थियोरेटिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें ये पता करना होगा कि जब कोलिजन्स हो रहे हैं तो उसमें से कितने कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं, कितने इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में। और एक फैक्टर हमें निकालना होगा जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसको हम लिखते हैं P से, और इसका एक और नाम भी है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, ये P की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मुश्किल काम है, अभी हमें नहीं करना, बट ये फैक्टर जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हो, इसको ऐसे समझ लो, प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1, मतलब आउट ऑफ 10 कोलिजन केवल एक कोलिजन ही ऐसा होगा जो कि प्रॉपर होगा, बाकी सारे इम्प्रॉपर होंगे। प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2, तो आउट ऑफ 10 2 कोलिजन प्रॉपर होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। तो अब जो हम रेट निकालेंगे, वो जो रेट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो रेट क्या होगी, ZAB इंटू ई की पावर माइनस EA/RT एनर्जी बैरियर, और इंटू स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आ जाता है जिसके थ्रू हम थियोरेटिकली रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। थियोरेटिकली रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि इस फॉर्मूले से रेट निकालो, ऐसा नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। थ्योरी पता होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या वो पता होनी चाहिए, क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये पता होना चाहिए। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे जो कि जेई में, मेंस में भी आते हैं, और एडवांस में तो मैं आपको बता सकूँ थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, और इस चैप्टर से जब भी कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो इसी पर आएगा। एनसीईआरटी में भी ये सब दे रखा है, गो थ्रू दी एनसीईआरटी से पढ़िए। कुछ कुछ चीजें वहां पर ऐसी है जैसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो सकता है आपको नहीं पता हो, ये सिलेबस में नहीं दे रखी लेकिन काइनेटिक्स में दे रखी। ये कर्व जो मैंने यहाँ बनाया है, ये कर्व मैंने केवल एक ही पॉइंट बताया शॉर्ट में, क्या इसका एरिया हमें क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये कर्व भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कह सकते हो बहुत सारी बातें हैं इस थ्योरी के अंदर, मैंने उनको सिंपल से वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।